हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स। तो इससे पहले हम फॉरेंसिक साइंस में टाइप्स ऑफ फायर आर्म्स पढ़ चुके हैं। तो फॉरेंसिक बैलिस्टिक उसी का ही एक फॉरवर्ड पार्ट है जिसे हम आज समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बैलिस्टिक टर्म को समझ लेते हैं कि बैलिस्टिक का मतलब क्या है। बैलिस्टिक इज अ साइंस विच डील्स विद द एक्शन और मोशन या बिहेवियर ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो इसमें हम देखते हैं कि कभी भी जब एक फायर आर्म से कोई भी प्रोजेक्टाइल रिलीज किया जाता है तो उस प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है या उस प्रोजेक्टाइल का जो एक्शन है, किस तरीके से वो डैमेज कर रहा है किसी भी टारगेट को, वो सारा का सारा आपका बैलिस्टिक में आता है। और यहाँ पे हम देखें तो फॉरेंसिक बैलिस्टिक टर्म सबसे पहले कॉलोनल कैल्विन गॉडार्ड ने मेंशन किया था इसके बारे में। और ये फॉरेंसिक बैलिस्टिक भी आपकी बैलिस्टिक का ही एक ब्रांच है। बैलिस्टिक साइंस में ही हम जब सर्टेन काइंड ऑफ फायर आर्म केसेस को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, और जिसमें भी शूटिंग हुआ हो या फिर जिसमें भी हथियार जिससे कि कोई भी एक्सप्लोजन होता हो, उस तरीके के वेपन्स का यूज़ हुआ हो, तो उसमें हम फॉरेंसिक बैलिस्टिक को यूज़ करते हैं। और बेसिकली इसमें आपके छोटे जो भी हथियार हैं, जैसे कि हमने फायर आर्म्स इससे पहले देखे थे, टाइप्स ऑफ फायर आर्म्स में हमने शॉर्ट गन्स, लॉन्ग गन्स, इनके बारे में पढ़ा था। तो इनसे रिलेटेड क्राइम्स को ज़्यादा हम स्टडी करते हैं फॉरेंसिक बैलिस्टिक में। तो जो भी शूटिंग इंसिडेंट्स हैं उनको सॉल्व आउट करते हैं ताकि हमें जो भी जस्टिस देना है विक्टिम को या फिर क्रिमिनल को, जो भी हमें पर्टिकुलर काइंड ऑफ चार्जशीट बनाना है उसका, तो उसके लिए हमें फॉरेंसिक बैलिस्टिक की ज़रूरत पड़ती है। अब फॉरेंसिक बैलिस्टिक में हम किस चीज़ से डील करते हैं, इसमें एक्चुअली जो भी आपका फायर आर्म है उससे जब हम प्रोजेक्टाइल यानी कि जैसे बुलेट को रिलीज करते हैं तो उसका फ्लाइट पाथ को हम देखते हैं किस तरीके से उसका फ्लाइट पाथ मूव कर रहा है। तो ये फ्लाइट पाथ में आता है जब हम किसी भी फायर आर्म से बुलेट को रिलीज करवाते हैं तो वो बुलेट का रिलीज फ्रॉम द बैरल, तो जो बंदूक की नली है उससे किस तरीके से नली से जो जो भी बुलेट है वो रिलीज हो रही है, इसे हम स्टडी करेंगे। और इसको हम इंटरनल बैलिस्टिक में स्टडी करते हैं। और दूसरा आता है आपका कि जब हमने उसे अपने फायर आर्म से रिलीज करवा दिया, अब बुलेट से जो भी फायर आर्म है, जो भी पिस्तौल है आपकी, उससे अब बुलेट रिलीज हो गई है। तो उस फायर आर्म से रिलीज होते साथ ही एक्सटर्नल बैलिस्टिक शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो भी एयर में पाथ फॉलो करेगी एक बुलेट आपकी, वो सारा एक्सटर्नल बैलिस्टिक में हम स्टडी करेंगे। तो टारगेट को हिट करने से जस्ट पहले और फायर आर्म से बुलेट रिलीज होने के जस्ट बाद का जो पाथवे है किसी भी फ्लाइट पाथ का बुलेट का, वो आता है एक्सटर्नल बैलिस्टिक में। नेक्स्ट है टर्मिनल बैलिस्टिक्स। तो टर्मिनल बैलिस्टिक्स में आपके जब एक बुलेट ने किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी टारगेट को हिट कर दिया तो वो हिट करने के बाद किस तरीके से डैमेज कर रही है बॉडी को, ये सब आएगा टर्मिनल बैलिस्टिक्स में। ओके, तो फायर आर्म में कई सारे जो भी रेजिड्यूज होते हैं फायर आर्म के इन द बॉडी या फिर इन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वो सब कुछ हमें स्टडी करना होता है, इंक्लूडिंग जो भी उसमें गन पाउडर या जो भी उसमें एक्सप्लोजिव भरा है उससे भी हमें स्टडी करना होता है। तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इस फ्लाइट पाथ के बेसिस पे हम बैलिस्टिक को 3 भागों में बांट रहे हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और टर्मिनल। इंटरनल में फायर आर्म के अंदर के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। एक्सटर्नल में जब एक बारी फायर आर्म से बुलेट रिलीज हो गया इन द एयर, जब बुलेट मूव कर रहा है और किसी ऑब्जेक्ट को हिट करने से जस्ट पहले का जो मूवमेंट है एयर में किसी भी बुलेट का या प्रोजेक्टाइल का, वो एक्सटर्नल बैलिस्टिक कहलाएगा। और टर्मिनल बैलिस्टिक में जैसे ही वो टारगेट को हिट कर देती है बुलेट और जो टारगेट है उसे जो भी डैमेज होता है और उस डैमेज में जो भी रिमेन्स मिलते हैं हमें अपने बुलेट के या फिर जो भी प्रोजेक्टाइल है उसके, वो सब टर्मिनल बैलिस्टिक में हम स्टडी करते हैं। तो ये हो गया, सबसे पहले हमें फायर आर्म के बारे में मेंशन करना है कि क्या होते हैं फायर आर्म्स और ये कैसे हमें आइडेंटिफाई कराते हैं कि क्या क्रिमिनल ने क्या किस तरीके से किस टाइप का फायर आर्म यूज़ किया और क्या क्राइम सीन में फायर आर्म मिला आपका। दूसरा, एम्यूनिशन किस तरीके का बारूद या किस तरीके का एक्सप्लोजिव यूज़ किया गया है फायर आर्म में बुलेट के फॉर्म में। और तीसरा आएगा टारगेट को जब ऑब्जेक्ट या का एम्यूनिशन हिट कर देगा। तो ये सब हम बैलिस्टिक्स में पढ़ते हैं।
अभी देखते हैं हम इसमें क्या है। ये आपका प्रोजेक्टाइल है और इसमें हमने क्या किया कि जो भी आपका फायरिंग पिन से जैसे ही हम इसे हिट करते हैं, इस प्रोजेक्टाइल को जैसे ही हम अपने फायर आर्म की फायरिंग पिन से इसे हिट करते हैं, ट्रिगर दबाते ही फायरिंग पिन क्लिक होता है और ये जो बुलेट है या प्रोजेक्टाइल है ये मोशन में आ जाता है। अब ये मोशन में आएगा तो क्या होगा कि ये जो आपका जितना भी इसमें एक्सप्लोजन का मटेरियल है ये इसे हिट करेगा, इस बुलेट को जो एग्जिट करनी है मजल से। तो ये इसे टारगेट को आगे बढ़ाएगा और ये जो भी आपका बुलेट है ये मूव करता हुआ इस इंडिविजुअल को टारगेट कर देगा। तो इसके बेसिस पे हमने क्या किया कि डिवाइस के अंदर जब तक आपके बुलेट था उसे इंटरनल बैलिस्टिक मेंशन कर रहे हैं, डिवाइस से निकलते ही जो आपका बुलेट है, निकलते ही जो बुलेट इंडिविजुअल को टारगेट कर रहा है उसे हम एक्सटर्नल में मेंशन कर रहे हैं और जैसे ही उसने इंडिविजुअल को टारगेट कर दिया तो उसे हम टर्मिनल बैलिस्टिक्स कह रहे हैं। ओके, अब इसमें आ रहा है फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स। बेसिकली एक ऐसा साइंस है जिसमें हम फायर आर्म की एग्जामिनेशन करते हैं। जो भी हमें क्राइम सीन से फायर आर्म मिला है या उसके रिमेन्स मिले उन सब चीज़ों का हम एग्जामिनेशन करते हैं और जो भी शूटिंग इंसिडेंट्स है उसके थ्रू हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि शूटर या क्रिमिनल क्या है। तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा, तो एक बैलिस्टिक एक्सपर्ट जो है इसे इजीली फाइंड आउट कर सकता है बाय सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। अब इसमें क्या क्वेश्चंस होंगे जो फॉरेंसिक बैलिस्टिक में हमें हेल्प करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, बीइंग एन एक्सपर्ट ये देखना है किस तरीके का फायर आर्म यूज हुआ है पर्टिकुलर क्रिमिनल केस में। दूसरा, हमें फायर आर्म को आइडेंटिफाई करना है कि किस कंपनी का है, किस ब्रांड का है, किस तरीके से फंक्शन करता है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, किस टाइप का फायर आर्म है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब फायर आर्म की दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जिन्हें हम आगे मेंशन करेंगे। तो इसमें हम फायर आर्म की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक मेंशन करते हैं जो उस ही पर्टिकुलर हथियार में पाई जाती है और उसके जैसे दिखने वाले किसी और हथियार में नहीं पाई जाएगी। तो ये इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक को हमें देखना होता है। देन रेंज ऑफ फायरिंग क्या है कि आपने नजदीक से हिट किया है, दूर से हिट किया है, कैसे आपने टारगेट को हिट किया है और कहाँ से आपने फायरिंग किया है वो रेंज ऑफ फायरिंग में आएगा। देन हमें सॉल्व आउट करना होता है कि क्या डायरेक्शन है फायरिंग का, ईस्ट से आई जो आपकी बुलेट है या वेस्ट से आई, किस तरीके से फायरिंग की गई, कौन सी डायरेक्शन से की गई, ये सब मेंशन करना होता है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ शूटर, तब हमें फाइनली ये पता लगाना होता है कि शूटर कौन था। तो ये सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं बीइंग एन एक्सपर्ट इन बैलिस्टिक। और लास्ट में फाइनली हमारा रोल जाता है फॉरेंसिक साइंटिस्ट के बेसिस पे कि इसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स हम पता लगा सके टर्मिनल बैलिस्टिक्स के थ्रू। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में हम ये पता लगाते हैं कि इंडिविजुअल ने फायर आर्म का यूज कैसे किया या इंडिविजुअल की डेथ कैसे हुई। तो इज इट अ सुसाइड केस और होमिसाइड केस और एक्सीडेंटल केस, किस तरीके से फायर आर्म को यूज किया गया और उसने किस तरीके से ऑब्जेक्ट को हिट किया, ये हम इसके थ्रू पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से इंडिविजुअल के पोस्टमार्टम जो भी रिव्यूज हैं या पोस्टमार्टम की जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस आए हैं उसके बेसिस पे हम ये सब कुछ पता लगा सकते हैं इजीली। तो ये सब कुछ एक बैलिस्टिक एक्सपर्ट को आंसर करने होते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है फायर आर्म। हमने इससे पहले भी फायर आर्म मेंशन कर चुके हैं लेकिन फायर आर्म समझते हैं फिर भी क्या है। फायर आर्म एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस है जिसमें आप जब भी एक प्रोजेक्टाइल को डालते हैं या फिर बुलेट को डालते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल मूव करता हुआ बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ प्रोपेलेंट वो आगे की तरफ मोशन पा लेता है और इस तरीके के प्रोजेक्टाइल मोशन से वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट को हिट या डैमेज करता है क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा फोर्स मूवमेंट का लगता है। इसलिए हम अधिकतर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करने के लिए या कोई भी क्राइम सीन में ऐसे ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं जिनके थ्रू कि हम अपने प्रोजेक्टाइल्स को आगे मोशन दे सके और प्रोजेक्टाइल का मोशन प्रोपेलेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट या एक्सप्लोजिव्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ये सारे फायर आर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम फायर आर्म्स को देखें तो स्मूथ बोर फायर आर्म्स होते हैं, राइफल बोर फायर आर्म्स होते हैं, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, हैंड गन्स, शोल्डर गन्स, ये सारे टाइप्स ऑफ फायर आर्म्स होते हैं।
और इसमें हम अगर मेंशन करें कि पार्ट्स क्या हैं मशीनरी के, जो भी आपका मशीन है, जो भी आपका फायर आर्म है, उसका पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तो जैसे बैरल हो गया, फायरिंग पिन, स्ट्राइकर, ब्रीच फेस, चैम्बर, एक्सट्रैक्टर, इजेक्टर, ये कुछ कॉमन पार्ट्स हैं जो मशीनरी में होते हैं। तो देखते हैं हम एक एक कर। तो ये बैरल है जिसे हम नली भी कहते हैं, और ये नेक्स्ट है फायरिंग पिन, जिससे हम फायर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, या फिर जो भी आपका बुलेट है उसे मोशन दिलाने के लिए हम इस फायरिंग पिन का यूज करते हैं। देन देयर इज ए ब्रीच फेस, इसके थ्रू हम जो भी आपका बुलेट है उसको हम अंदर अपने जो भी चैम्बर्स हैं फायर आर्म के, उसमें स्टोर करने की कोशिश करते हैं। तो हम इस ब्रीच फेस को खोलेंगे एंड देन अपने जो भी आपके बुलेट्स हैं उन्हें इसमें लोड कराएंगे। तो दिस इज द ब्रीच फेस, और यहाँ पे हम अपनी बुलेट्स को लोड कर रहे हैं। नेक्स्ट है चैम्बर। चैम्बर में अब आप ये चैम्बर स्पेसिफिकली डिजाइन होता है पर्टिकुलर काइंड ऑफ बुलेट्स के लिए। तो आपका जो फायर आर्म है वो स्पेसिफिक होता है एक स्पेसिफिक बुलेट को ही या स्पेसिफिक प्रोजेक्टाइल को ही वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो कोई और बुलेट हम अगर इस चैम्बर के अंदर डालें तो वो इस पे फिट नहीं होगा। स्पेसिफिक डिवाइस के लिए स्पेसिफिक बुलेट ही डिजाइंड होती है, जैसे स्पेसिफिक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्टर। एक्सट्रैक्टर को हम यूज करते हैं जब भी हम यहाँ पे हमने इस चैम्बर में फीड कर दिया, तो अब ये एक्सट्रैक्टर रिमूव करने के काम आएगा और दोबारा से रीलोडिंग करने के काम आएगा। ये एक्सट्रैक्टर का काम है। इजेक्टर, तो ये एक्सट्रैक्टर के जस्ट अपोजिट होता है इजेक्टर। तो कई बार हम क्या करते हैं, जैसे ये आपने फायर आर्म का यूज कर लिया, तो ये एक्सट्रैक्टर को आपने अपनी पोजीशन पे रखा जैसे ही, तो उसके बाद आप अपने फायर आर्म को यूज करोगे, ये जो बुलेट है ये टारगेट को हिट करेगी, और तुरंत उसके बाद ये इजेक्टर जो है वो इजेक्ट आउट हो आएगा, ताकि आप इसे दोबारा से रीलोड कर सके। तो ये इजेक्टर है। कुछ पार्ट्स ऑफ फायर आर्म्स इससे पहले वाली प्रेजेंटेशन में भी हम देख चुके हैं, आप इसे चेकआउट कर लेंगे वन मोर टाइम। नेक्स्ट है स्मूथ बोर। स्मूथ बोर में हम देखते हैं कि जो भी ऐसे वेपन्स, जो भी ऐसे फायर आर्म्स होते हैं जिनमें कि जो उनकी नली होती है, जो इससे पहले हमने देखा था किस तरीके की बैरल होती है, तो उस बैरल की जो स्मूथनेस है, इंटरनल बैरल में जो नली है उसमें स्मूथनेस एकदम पाई जाती है। तो एकदम स्मूथ यूनिफॉर्म इसकी सरफेस होती है इंटरनली, और इस सरफेस में सर्टेन काइंड्स ऑफ लैंड्स एंड ग्रूव्स भी पाए जाते हैं। तो लैंड्स एंड ग्रूव्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, दिस दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। तो जो ये गहरा भाग है इसे हम ग्रूव कहेंगे, और जो ये उठा हुआ भाग है इसे हम लैंड कहेंगे। और एक लैंड से दूसरे लैंड के बीच में जो दूरी होगी अपोजिट डायरेक्शन में, वो कैलिबर कहलाएगी किसी भी फायर आर्म के रेस्पेक्ट में हम देखें तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इस स्मूथ बोर में हम कई बारी शॉर्ट्स वगैरह जो होते हैं वो रखते हैं, और स्मूथ बोर के थ्रू शॉटगन्स में जो है स्मूथ बोर अधिकतर दिखाई देते हैं। शॉर्ट्स होते हैं छर्रे, एक तरीके के मेटल के बने हुए होते हैं, और इसमें इनसे जब भी हम इन्हें हिट इनको हम फायरिंग पिन के थ्रू जब भी इस प्रोजेक्टाइल को मोशन दिलाते हैं, तो ये जो आपके शॉट्स हैं ये जाके किसी भी टारगेट को हिट करते हैं। तो एक तरीके से ये समझ लीजिए, कई बार मेटल के बने होते हैं, कई बार ये जो भी पैलेट्स हैं उसके भी होते हैं। तो ये स्मूथ बोर का काम है। ये अधिकतर शॉटगन्स और कंट्री मेड फायर आर्म्स में आते हैं। कंट्री मेड फायर आर्म्स मतलब कि जिन भी जो भी फायर आर्म एक पर्टिकुलर लोकल, समझ लो लोकल हथियार टाइप के होते हैं, उसमें हम जो भी ब्रांडेड है उसका हम कॉपी बना लेते हैं, लेकिन हम अपने तरीके से उसे डिजाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट है राइफल्ड बोर। राइफल्ड बोर में आते हैं कि जिसमें कि आप जो बैरल है, बैरल में अगर हम अंदर से देखिए बैरल को, हमने ये बैरल का टीएस ले लिया, ट्रांसफर सेक्शन ले लिया है, तो इसमें हम अगर देखें तो इसके इंटरनली तो वही लैंड्स एंड ग्रूव्स पाए जाएंगे जैसे इससे पहले स्मूथ बोर में थे, लेकिन इसमें सर्टेन काइंड्स ऑफ ये दिख रहे हैं, ये दिस वन, ये आपको राइफलिंग दिखाई देंगी, यानी कि कुछ स्पाइरल ग्रूव्स इसमें नजर आएंगे। तो ये इस तरीके से इसकी नली में स्पाइरल ग्रूव्स जैसे कुछ बने होते हैं। तो ग्रूव्स क्या होंगे, इसके स्पाइरल फॉर्म में होंगे, स्प्रिंग जैसे फॉर्मेशन में होंगे, तो स्प्रिंग जैसी फॉर्मेशन ये देते हैं, तो इसलिए हम इन्हें राइफल बोर कहते हैं।
और इसमें आपके वही जो इससे पहले हम बोल चुके हैं, आपके ग्रूव्स क्या हैं, जो आपके नीचे वाला दबा हुआ भाग है ग्रूव, नाली जैसा आकृति देगा जो, और उठा हुआ भाग को हम लैंड कहेंगे। तो ये आपका राइफल्ड बोर पाए जाते हैं किसमें, राइफल्स में, रिवॉल्वर्स में, पिस्टल्स में, मशीन गन्स में। नेक्स्ट है अम्यूनिशन या कार्ट्रिजेस। तो अम्यूनिशन में आते हैं आपके, देखो कार्ट्रिज क्या होता है, कार्ट्रिज होता है प्राइमर प्लस मेन चार्ज प्लस प्रोजेक्टाइल प्लस कार्ट्रिज केस। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब भी हम अम्यूनिशन क्या होता है, अच्छा फिर इसे समझते हैं। अम्यूनिशन होता है प्राइमर, मेन चार्ज और प्रोजेक्टाइल। तो जब हम इस अम्यूनिशन में कार्ट्रिज केस बाहर से लगा देंगे तो वो कार्ट्रिज कहलाएगा। तो ये अम्यूनिशन था, इसके बाहर से हमने क्या किया, कार्ट्रिज केस लगा दिया, तो हम इसे कार्ट्रिज कह रहे हैं। ये कार्ट्रिज है, ओके, ये कार्ट्रिज है जिसके बाहर से हम बाहर की कवरिंग लगा देंगे, वो कार्ट्रिज केस हम जो मेटल का बना हुआ होगा उसे लगा देंगे, या चमड़े का भी होता है कई बारी, वो लगा देंगे, तो ये आपका कार्ट्रिज कहलाएगा। और अम्यूनिशन में आते हैं प्राइमरी चार्ज या प्राइमर क्या चीज हुई, तो इसे इनिशिएटर या डेटोनेटर भी कहते हैं। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कि आपका एक्सप्लोजन होता है, और इसमें जो डेटोनेटर्स होते हैं ये धमाका करते हैं। तो प्राइमर में क्या आएंगे, जो भी डेटोनेटर्स हैं वो आएंगे। मेन चार्ज में आते हैं गन पाउडर्स या प्रोपेलेंट्स, जो धक्का देंगे आपके पर्टिकुलर काइंड ऑफ जो भी आपका प्रोजेक्टाइल है उसे प्रोपेल करने में हेल्प करेंगे, मेन चार्ज। और गन पाउडर्स आते हैं इसमें अधिकतर। नेक्स्ट आगे प्रोजेक्टाइल्स। प्रोजेक्टाइल्स वो होते हैं जो जो आपके शॉर्ट्स या पेलेट्स के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर बुलेट के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इससे पहले वाले प्रेजेंटेशन में हमने इन सारी चीज़ों को मेंशन किया था, अगर आपको ध्यान होगा तो। और ये सब आपका कार्ट्रिज और अम्यूनिशन के बीच का डिफरेंस है। नेक्स्ट हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, अगर हमें किसी भी फायर आर्म का को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका, देखो हर एक फायर आर्म अगर हम देखें तो वो अपने आप में यूनिक होता है, क्योंकि जब भी एक कंपनी जो है अपने ब्रांड को लॉन्च करती है या बनाती है, तो कुछ ना कुछ उसमें मैन्युफैक्चरिंग एरर होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिकनेस आ जाती है, उसमें कुछ यूनिक मार्क्स पाए जाते हैं, और उसका मॉडल में कुछ ना कुछ यूनिकनेस प्रेजेंट होती है, चाहे वो कार्ट्रिज की बात हो या फिर बुलेट्स की बात हो या फिर उसके ओवरऑल अपीयरेंस की बात हो। तो हमें यही यूनिकनेस चेक करनी होती है जब भी हम बैलिस्टिक फॉरेंसिक बैलिस्टिक से डील करते हैं। अब देखो इसमें आपका दूसरा क्या होती है, दूसरा आती है फायर आर्म में को जब भी हम यूज करते हैं, एक हथियार को हम जब यूज कर रहे हैं, तो जैसे आप लोग बाइक चलाते होंगे तो उसको बार बार जब यूज करते हैं तो उसमें स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ मार्क्स लग जाते हैं, जो जो आपने जनरेट किए हैं एक्सीडेंटली, या फिर बार बार किसी चीज को बार बार प्रेस कर रहे हो तो वहां पे कुछ ना कुछ मार्क्स रह जाते हैं, वो सारे होते हैं इंडिविजुअल फायर आर्म के मार्क्स। तो कुछ तो मार्क्स होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन के टाइम पे ही बनते हैं मार्क्स, और कुछ होते हैं जो इंडिविजुअल मार्क्स होते हैं जो सिर्फ उसी डिवाइस में पाए जाते हैं जो उसे यूज कर रहा है या यूज करते करते वो बनते हैं। तो क्लास कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं हम, यहाँ पे फायर आर्म की दो कैरेक्टरिस्टिक पे बात करेंगे, पहला क्लास कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा आपका इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे हम देखें क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं जो भी डिजाइन होता है किसी फायर आर्म का, तो ये डिजाइन आपका अधिकतर एक पर्टिकुलर ब्रांड का है तो यूनिक होगा, और इसमें आपके अधिकतर मेंशन होते हैं, जैसे फायर आर्म डिजाइन कर रहे हैं तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग या जो भी आपका डेट्स या सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, ये सारी चीजें इसमें मेंशन होती हैं कहीं ना कहीं, तो लोगो ऑफ द ब्रांड, ये सब चीजें इसमें होती है। अब क्लास कैरेक्टरिस्टिक को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें क्या चेक करना है, बीइंग अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट हमें चेक करना है कि जो कार्ट्रिज है और कार्ट्रिज केसेस हैं वो कैसे हैं, और जो आपके डिवाइस है उसमें ब्रीच मार्क्स, उसके फायरिंग पिन इंप्रेशंस, उसके एक्सट्रैक्टर मार्क्स, उसके एटर मार्क्स, इन सबको हमें चेक करना होता है अपने फायर आर्म के, जब हम किसी भी फायर आर्म की क्लास कैरेक्टरिस्टिक से डील करते हैं। नेक्स्ट इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये रैंडम इम्परफेक्शंस होते हैं, जैसे हमने पहले ही मेंशन किया, तो जब भी आप इसमें या तो कोई मैन्युफैक्चरिंग एरर हो सकता है इंडिविजुअल डिवाइस में ही, पूरे ब्रांड्स में से किसी इंडिविजुअल डिवाइस में आ जाए ऐसा एरर, या फिर कुछ ऐसा सीन हो सकता है जैसे कि आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं या उसे जंक लग गया या कुछ नुकसान हो गया आपके फायर आर्म को, तो वो भी यूनिकनेस प्रेजेंट होगी एक डेफिनेट फायर आर्म में। तो ये जो इरेगुलरिटीज और इनपरफेक्शंस है हम इनको चेक करने की कोशिश करते हैं किसी भी फायर आर्म की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए। अब ये होती हैं यूनिक अधिकतर। इसमें हम बात करें बुलेट को, कंपैरिजन इसमें आता है, जैसे किस
डायरेक्शन से राइफलिंग हुई है, लेफ्ट से, राइट से, या फिर कितने नंबर्स ऑफ लैंड्स और ग्रूव्स प्रेजेंट थे आपके बोर में, और या फिर कितनी विड्थ है लैंड या ग्रूव की, ये भी स्पेसिफिक होती है हर एक डिवाइस की। कितनी डेप्थ है ग्रूव्स की, एंगल्स और पिच ऑफ राइफलिंग क्या है, किस एंगल से राइफलिंग हो रही है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल स्ट्राइशन मार्क्स होते हैं हर एक जो आपका कार्ट्रिज होता है या बुलेट होता है उसमें पीछे की साइड से एक स्पेसिफिक मार्क्स होते हैं, तो हम इनको स्ट्राइशन मार्क्स कहते हैं। इनको भी हम कंपेयर करते हैं, तो ये सब बुलेट कंपैरिजन में आता है इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में। नेक्स्ट है कार्ट्रिज केस एग्जामिनेशन एंड कंपोजिशन। तो इसमें आते हैं क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स या आइडेंटिफिकेशन नंबर, मैन्युफैक्चरिंग मार्क्स, वेट, डायमीटर, बेस डिजाइन, लेंथ ऑफ बेयरिंग सरफेसेस, कलर एंड शेप ऑफ ए डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट और अ फायर आर्म। नेक्स्ट, अच्छा, इससे पहले वाले में अगर हम देखें तो ये आपके स्पेसिफिक जो आपका बुलेट है, तो ये इस बुलेट में जो स्पेसिफिक इस सरफेस पे स्पेसिफिक स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं, कुछ निशान प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कंपेयर करते हैं जब भी हम बुलेट का कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल कार्ट्रिज इंप्रेशंस में आते हैं ब्रीच फेस मार्क्स, फायरिंग पिन मार्क्स, चैम्बर मार्क्स, एक्सट्रैक्टर मार्क्स और इजेक्टर के मार्क्स। तो इन सब के बारे में हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं। देन रेंज ऑफ फायरिंग में किस डिस्टेंस से फायरिंग हो रही है, और इस रेंज ऑफ फायरिंग में हम एक्चुअली एस्टिमेट करते हैं क्या गन शॉट रेजिड्यू कितने प्रेजेंट हैं वुंड के नियर अबाउट। ओके, तो ये हमारा टर्मिनल बैलिस्टिक का पार्ट आ जाता है। तो इसमें हम देखते हैं अधिकतर कि जो भी प्रोजेक्टाइल ने जब मूव किया, मजल से जब प्रोजेक्टाइल बाहर निकला, तो उस टाइम पे जो भी इजेक्टा था उसका, उसको हम स्टडी करते हैं अधिकतर रेंज ऑफ फायरिंग को चेक करने के लिए। तो इजेक्टा क्या चीज है? अब इजेक्टा होता है जिसमें प्रेजेंट होता है फ्लेम, प्रोजेक्टाइल, स्मोक, पार्शली बर्न्ड और अनबर्न्ड पाउडर ग्रेन्स, मेटेलिक चिप्स और वैड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये आपका इजेक्टा है। तो जैसे ही इससे रिलीज हुआ कोई भी आपका बुलेट या फिर एम्यूनिशन, तो वो तुरंत आपका इजेक्टा की फॉर्मेशन करेगा। और ये सारे जो आपके इजेक्टा हैं, ये सर्टेन डिस्टेंस ऑफ ट्रेवलिंग शो करते हैं, और इसी डिस्टेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय चेकिंग दीज पार्टिकल्स। ओके, तो हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना होता है क्या इजेक्टा के थ्रू किस तरीके का फायर आर्म है, किस नेचर का फायर आर्म है, स्मूथ बोर्ड है या राइफल बोर है, या फिर किस नेचर का एमिनेशन है, ब्लैक पाउडर था या सेमी स्मोकलेस पाउडर था या स्मोकलेस पाउडर था। एक्सप्लोजिव्स में हम ये सब मेंशन कर चुके हैं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ टारगेट क्या था, कैलिबर ऑफ फायर आर्म कितना था, कितने कैलिबर का फायर आर्म था, लेंथ ऑफ बैरल क्या था। ध्यान होगा कैलिबर मतलब, अगर हम देखें तो जो आपका, जब हमने बोर्स देखे थे तो बोर्स में जो डिस्टेंस थी, तो एक तरीके से समझ लीजिए डायमीटर का को भी हम मेंशन कर सकते हैं किसी भी फायर आर्म के बैरल के डायमीटर। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ बैरल, कितना लेंथ था बैरल का, नली कितनी लंबी थी, ये सब चीजें हम पता लगा सकते हैं इस एजेक्टा के कंपोनेंट्स से। तो कितना परसेंट वहाँ पे मिला हमें और कितना परसेंट स्टैंडर्ड वे में इसमें प्रेजेंट रहता है, तो डिस्टेंस के बेसिस पे हम ये पता लगाते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फायर आर्म में हम अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस के बेसिस पे कैसे हम इजेक्टा पार्टिकल्स के थ्रू पता लगाते हैं कि कितनी डिस्टेंस पे रहा होगा आपका जो भी क्रिमिनल था। यहाँ पे हम देखें तो शॉटगन्स का अगर हम इजेक्टा चेकआउट करें तो स्मोक ट्रेवल्स अप टू डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। शॉटगन में स्मोक 30 सेंटीमीटर तक जाता है। फ्लेम 45 सेंटीमीटर तक जा सकती है शॉटगन्स अगर हमने यूज किया है तो। पार्शियली बर्न्ड और अनबर्न्ड पार्टिकल्स 60 से 90 सेंटीमीटर तक जाते हैं अगर हम शॉटगन यूज करते हैं। वैट्स 2 से 5 मीटर तक जाते हैं। और फाइनली जो शॉट्स हैं वो डिस्पर्स फैले हुए नजर आते हैं पर्टिकुलर जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट पे उसने हिट किया हो वहां पर। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें राइफल्ड वेपन्स की बात करें तो राइफल्ड वेपन्स में इजेक्टा के पार्टिकल्स कैसे कैसे डिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं। तो स्मोक जो है, अगर हमने राइफल से किसी को पे अटैक किया तो स्मोक ट्रेवल करेगा 30 सेंटीमीटर तक, फ्लेम 8 सेंटीमीटर तक ट्रेवल करेगी सिर्फ, और वहीं पाउडर ग्रेन्स और मेटेलिक चिप्स 60 से 90 सेंटीमीटर तक ट्रेवल करते हैं। ओके, तो इसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि वेपन क्या था, शॉटगन था या फिर राइफल्ड वेपन था।
नेक्स्ट है इजेक्टा पार्टिकल्स में किस तरीके के आपके गन शॉट वुंड्स नजर आएंगे। तो स्मोक जब भी प्रोड्यूस होगा तो वुंड के आसपास नजर आएगा ब्लैकनिंग या स्मगिंग। तो वुंड के चारों तरफ काला धब्बा जैसा नजर आएगा। वहीं फ्लेम अगर प्रोड्यूस होगा किसी फायर आर्म से तो स्किन बर्न्ट हो जाएगी, स्किन जली हुई नजर आएगी और उसमें बहुत सारे आपके बर्न पार्टिकल्स नजर आएंगे। नेक्स्ट है जैसे हेयर्स वगैरह जो वहाँ पे होंगे, झुलसी हुई स्किन नजर आएगी। नेक्स्ट है बर्न पार्शियली बर्न्ट और अनबर्न पाउडर ग्रेन्स होंगे। तो वहाँ पे टैटूइंग ऐसा लगेगा टैटू जैसी फॉर्मेशन हो गई है, ऐसे टैटूइंग नजर आएगी। और प्रोजेक्टाइल की अगर हिट किया है, प्रोजेक्टाइल ने अगर हिट किया है तो एक तरीके से कॉलरिंग फॉर्म होगी। कॉलरिंग मतलब कॉलर जैसा ऐसा रिंग जैसा बनेगा। तो अगर आपने रिंग वॉर्म देखा होगा, रिंग वॉर्म का जब अटैक होता है तो उसी तरीके का एक कॉलर फॉर्मेशन इसमें भी नजर आएगा। लेकिन इस कॉलरिंग में अधिकतर आपके कंट्यूजन कॉलरिंग होगी, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। कंट्यूजन इस तरीके का नीला नीला भाग उभरा हुआ सा नजर आएगा, या फिर ग्रीस तरीके काला रंग का भाग नजर आएगा कॉलर की फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में, या फिर एब्रेशंस नजर आएंगे, कुछ खरोंच या कुछ निशान नजर आएंगे कॉलर्स की फॉर्म में। Next, on the basis of range of firing, firearm injuries are divided into four main categories. पहला, जो भी फायर आर्म इंजरीज है हम उनको रेंज ऑफ फायरिंग के बेसिस पे चार भागों में बांट रहे हैं। पहला कॉन्टेक्ट शॉट, दूसरा क्लोज रेंज शॉट जो 90 सेंटीमीटर तक होगा लगभग, देन नियर रेंज शॉट जो 2 से 5 मीटर तक होगा, और डिस्टेंस शॉट जो 5 मीटर से ज्यादा का होगा। तो क्लोज शॉट में अधिकतर आपको बहुत नजदीक से किसी ने हिट किया है या फिर खुद से ही सुसाइडल केस हो तो ये आते हैं अधिकतर। नेक्स्ट हम देखें, इसमें जो भी आपके घाव हैं वो काफी हद तक ये भी बताते हैं कि किस रेंज से फायरिंग की गई है। जैसे हम यहाँ पे एग्जामिनेशन करते हैं, अधिकतर आपके जो वुंड्स हैं उससे हम गन शॉट रेजिड्यूज, जो भी गन शॉट के रेजिड्यू हैं उनको हम स्टडी करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉरेंसिक साइंस की स्टडीज के लिए टू सॉल्व अ क्रिमिनल केस। फाइनली कंक्लूजन पे आ गए हम, तो इसमें हम देखते हैं फॉरेंसिक बैलिस्टिक बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमें कोई भी शूटिंग केस को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हम कोर्ट के आगे वो सारे सबूत पेश करते हैं जो हमें फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स के क्वेश्चंस के आंसर्स से मिलते हैं। जैसे इज द इंजरी कॉज्ड बाय डिस्चार्ज ऑफ फायर आर्म, व्हाट काइंड ऑफ वेपन फायर्ड द शॉट, what was the possible range or distance of firing, what was the possible direction of firing and who was the shooter। ये सारे क्वेश्चन अगर हमने सॉल्व कर लिए तो हमारा जो भी फोरेंसिक बैलिस्टिक रिलेटेड केस है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या थे एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं कि जो भी फायर आर्म है उसने क्या इंजरी कॉज करी थी इंडिविजुअल को, या फिर जो भी जिस भी वेपन से फायर किया गया है वो किस तरीके का है, किस ब्रांड का है, या लोकल है या इंटरनेशनल है। देन क्या रेंज है फायरिंग की, कितनी डिस्टेंस से फायरिंग की गई है, देन किस डायरेक्शन से फायरिंग हुई है, और फाइनली शूटर कौन था। एंड एट लास्ट हमें कुछ मेडिको लीगल क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जो हम वुंड्स को देख के डिटरमाइन करते हैं। जो इससे पहले हमने जो भी वुंड्स थे उन पे हमने ये सारी चीजें मेंशन की थी, मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ वुंड्स पे हमने मेंशन किया था। तो दिस इज ऑल अबाउट फायर आर्म्स एंड बैलिस्टिक्स, स्पेसिफिकली फॉरेंसिक बैलिस्टिक में ये सब कुछ आएगा। थैंक यू।